कोस्टारिका में 1990 के दशक के आखिर में एक अजीब घटना हुई। एक लोकल ऑरेंज जूस कंपनी ने करीब 1000 ट्रक भरकर संतरे के छिलके फेंक दिए, वो भी एक ऐसी जमीन पर जो पूरी तरह बंजर थी और नेशनल पार्क के अंदर मौजूद थी। सुनने में तो बिल्कुल प्रदूषण जैसा लगता था। लोगों ने बहुत शिकायत की, यहाँ तक कि इस पर केस तक हो गया। कुछ दिनों बाद ये प्रोजेक्ट बंद हो गया और लोग इसे भूल गए। अगले 16 साल तक उस संतरे के छिलकों से भरी जमीन को किसी ने छुआ तक नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिकों का एक ग्रुप वहाँ पहुँचा तो जो नजारा उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने? उस जगह पर ऐसा क्या हो गया था जिसने सबको चौंका दिया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक नई शुरुआत की उम्मीद। उस जमीन की कहानी बहुत पुरानी है। उत्तर पश्चिमी कोस्टारिका में एक जगह है, एरिया डी कंजर्वेशन गुआनाकास्टे। ये नेशनल पार्क अपनी अलग अलग तरह की जानवरों और पौधों की दुनिया के लिए मशहूर है। लेकिन उस समय इसका हर हिस्सा इतना हरा भरा और शानदार नहीं था। बहुत साल पहले पार्क की जमीनों को मवेशियों के लिए चरगाह बना दिया गया था, लेकिन ज्यादा चराई की वजह से घास खत्म होने लगी, मिट्टी की ताकत भी घट गई और पेड़ पौधे धीरे धीरे गायब हो गए। आखिर में बस सूखी और सख्त जमीन बची, जहाँ लगभग कुछ भी नहीं उग पाता था। ऐसी बंजर जमीन पर फिर से जंगल खड़ा करना बहुत ही महंगा था, सालों लग जाते और बड़े स्तर पर यह लगभग नामुमकिन जैसा काम था। लेकिन इसी हालात के बीच एक उम्मीद भी थी। दो मशहूर इकोलॉजिस्ट यहाँ पहुँचे, डैनियल जेनसेन और विनी हॉलवाक्स, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से जुड़े एक दंपति थे। इस जोड़े ने कई सालों तक कोस्टारिका के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स को गाइड करने में लगाए थे और उस नेशनल पार्क को फिर से हरा भरा बनाने में दिलचस्पी रखते थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अगर ये काम लंबे समय तक चलाना है तो इसके लिए कम खर्च वाले हल ढूंढने होंगे। और फिर मौका खुद चलकर उनके पास आ गया। पार्क से थोड़ी दूर एक नई ऑरेंज जूस कंपनी डेल ओरो काम शुरू कर चुकी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, ऑरेंज जूस बनाने में ढेर सारा कचरा निकलता है। हर दिन कंपनी हजारों संतरे प्रोसेस करती थी, जिससे छिलके के ढेर बच जाते थे। अब कंपनी को अपनी इस कचरे से छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका चाहिए था। तभी जेनसेन और हॉलवाक के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इस कचरे का इस्तेमाल जमीन को फिर से ठीक करने के लिए किया जाए। लेकिन यह आइडिया बन गया एक बड़ी मुसीबत। उनके इस फैसले के बाद 1996 में उन्होंने एक डील कर ली। डेल ओरो को 3 हेक्टेयर बंजर जमीन पर अपना कचरा फेंकने की इजाजत मिल गई। ये प्रोजेक्ट एक तरह का समझौता था जिसमें दोनों पक्षों का फायदा होना था। कंपनी को अपना कचरा बिना खर्च के निपटाने का तरीका मिल गया और पार्क को मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर मिल गया। जेनसन और हॉलवाक के लिए ये एक शानदार समाधान जैसा था। महंगी खाद या पौधे लगाने के बजाय वे संतरे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते थे। उनका मानना था कि ये छिलके घास को रोकेंगे और धीरे धीरे सड़कर मिट्टी को पोषण देंगे। ये एक्सपेरिमेंट 1996 में शुरू हुआ और 1997 तक पूरी तरह चल पड़ा। डेल ओरो ने संतरे के छिलके से भरे ट्रक पार्क में लाना शुरू कर दिया। एक साल में 3 हेक्टेयर बंजर जमीन पर लगभग 12,000 टन संतरे के छिलके फेंके गए, जो वजन में करीब 2000 हाथियों के बराबर था। छिलकों की मोटी परत असमान परतों में फैला दिया गया। किसी आम आदमी की नजर में ये सिर्फ एक प्रदूषण का कारण जैसा ही लग रहा था। वहाँ ना कोई साइन बोर्ड था, ना कोई घेराबंदी और ना ही कोई खास उपकरण। फिर ये कचरा सड़ने लगा और इसकी तेज गंध हवा में फैल गई। मक्खियां तुरंत ही इसे घेरने लगी, क्योंकि कीड़े और फंगस इसे तोड़ना शुरू कर चुके थे। शुरुआत में टीम को काफी उम्मीद थी। उन्हें पक्का यकीन था कि ये डिकम्पोजिशन प्राकृतिक रूप से होगी और सड़ते हुए फलों का ये ढेर किसी बेहतर चीज की शुरुआत है। लेकिन हकीकत ने उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा जोरदार टक्कर मारी। कागज पर यह आइडिया बिल्कुल सही लगता था, लेकिन असल में इसे कर पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। आस पड़ोस के किसान और शहर वाले इस बदबू और गंदगी से काफी परेशान थे। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो साफ साफ प्रदूषण है। कई लोग डर रहे थे कि इससे पानी खराब होगा या नई बीमारियां फैल सकती है। असल में इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी खुश नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा विरोध तो ऐसी जगह से आया जहां से किसी ने सोचा भी नहीं था। डेल ओरो की सबसे बड़ी राइवल कंपनी टीको फ्रूट सीधा मैदान में उतर गई। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और डेल ओरो पर आरोप लगाया कि वो एक संरक्षित नेशनल पार्क को गंदा कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि डेल ओरो ने राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं था, असली खेल तो कंपटीशन का था। डेल ओरो को तो फ्री में कचरा निपटाने का तरीका मिल गया था, ऊपर से पार्क को दान देकर बढ़िया पब्लिसिटी भी मिल रही थी। लेकिन टीको फ्रूट को इनमें से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। बेशक माहौल गरमाने लगा। मीडिया की नजर इस पूरे मामले पर टिक गई और अब एनवायरनमेंट एजेंसियों पर दबाव बढ़ गया कि वो कदम उठाए। जो शुरुआत में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लग रहा था, वही अब पूरे देश में हंगामे का मुद्दा बन चुका था। लेकिन 15 साल बाद दिखे हैरान करने वाले नतीजे। इस विवाद ने पब्लिक का ध्यान खींच लिया और मामला सीधे कोस्टारिका की कोर्ट तक पहुंच गया। लीगल लड़ाई इतनी तेजी से बढ़ी कि हालात बिगड़ते चले गए। 1998 तक यानी डंपिंग शुरू होने के बस 1 साल बाद ही कोर्ट ने विरोध करने वालों के हक में फैसला सुना दिया और डेल ओरो को प्रोजेक्ट तुरंत रोकने का आदेश मिल गया। और बस वही आकर ये पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। उसके बाद एक भी नया छिलका वहाँ नहीं डाला गया। समय बीतता गया, वो जगह ऐसी ही पड़ी रही। सड़ते हुए कचरे के ढेर और पूरी तरह नेचर के भरोसे छोड़ दिए गए थे कि वो अपने आप सड़ते रहे।
उसके बाद कोई रिसर्च नहीं हुई, उस जगह को चेक करने भी कोई वापस नहीं आया। यहाँ तक कि वो इकोलॉजिस्ट भी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, वो भी आगे बढ़कर दूसरे कामों में लग गए। कोर्ट की रोक के बाद उस जगह पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उसे सालों तक नेचर के हवाले छोड़ दिया गया। लेकिन उन सड़ते हुए फलों के ढेर के नीचे अलग ही कहानी लिखी जा रही थी। जैसे जैसे संतरे के छिलके गलते गए, वैसे वैसे वो चुपचाप एक ऐसे बदलाव की बुनियाद डाल रहे थे जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पूरे 15 साल से ज्यादा समय तक वो जगह वैसे ही पड़ी रही। लेकिन 2013 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट टिमोथी ट्रूअर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर रिसर्च कर रहा था। पुराने प्रोजेक्ट्स को खंगालते हुए उसे एक पुराना पेपर मिला जिसे डैनियल जेनसन और विनी हॉलवाक ने लिखा था, वही इकोलॉजिस्ट जिन्होंने कभी यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस पेपर में इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र बस हल्के में किया गया था और लिखा था कि प्रोजेक्ट बंद होने के बाद कोई भी उस जगह पर वापस नहीं लौटा। यही छोटी सी बात टिमोथी ट्रूअर की नजर में अटक गई। उसके मन में सवाल उठा, क्या इतने सालों बाद वहाँ सच में कोई अहम बदलाव हुआ होगा? उसने जेनसन और हॉलवाक से संपर्क किया जो अब भी कोस्टा रिका में सक्रिय थे और साथ मिलकर उन्होंने उस पुराने जमीन को ढूंढने का फैसला किया। हैरानी की बात ये थी कि उस जगह को ढूंढना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। असली निशान और लैंडमार्क अब मौजूद नहीं थे, जगह पूरी तरह बदल चुकी थी और सूखी बर्बाद चरगाह अब पहचान में आना मुश्किल हो गया था। उस जगह को ढूंढना एक चुनौती थी, लेकिन आखिरकार उन्हें वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहे थे और उन्होंने जो देखा उसने उन्हें पूरी तरह हैरान कर दिया। वो जगह अब सिर्फ घास से ढकी नहीं थी बल्कि पूरी तरह बदल चुकी थी। जहाँ कभी धूप में तपती चरगाहें थी, अब वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जमीन हरी भरी थी, कीड़े भनभना रहे थे और पक्षी उड़ रहे थे। नजारा ऐसा था कि जैसे कोई फिल्म का सेट हो। कम से कम इतना तो साफ था कि जंगल पूरी तरह उग आया था और इकोसिस्टम की वापसी की ताकत हैरान कर देने वाली थी। असली बदलाव को समझने के लिए टिमोथी ने एक इकोलॉजिकल स्टडी शुरू की। उन्होंने और उनकी टीम ने संतरे के छिलके डाले गए जगह की तुलना पास के जमीन से की जहां छिलके नहीं डाले गए थे और ये फर्क देखने लायक था। जिस इलाके में संतरे के छिलके डाले गए थे वहाँ बायोमास यानी जैविक पदार्थ बहुत ज्यादा था। आसान शब्दों में कहे तो वहाँ ज्यादा पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और जमीन को ढकने वाली वनस्पतियाँ थी। पेड़ों की विविधता भी काफी ज्यादा दिख रही थी। 2017 में टिमोथी ट्रूअर और उसकी टीम ने बताया कि संतरे के छिलके वाले इलाके में पास के जमीन के मुकाबले 176% ज्यादा हरियाली थी। मतलब पौधों की ग्रोथ लगभग 3 गुना ज्यादा थी और ये सब हुआ बिना किसी सिंचाई के, बिना पौधे लगाने के और बिना किसी देखभाल के। पूरे 16 साल में उस जगह पर जो हुआ वो सच में अद्भुत था। कचरे वाली जगह की मिट्टी अब पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। सालों बाद भी उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन जैसी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में थे जो पौधों की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। सड़कर खाद बने छिलके ने मिट्टी को ताकत दी और बिना किसी की योजना के एक ऐसी जमीन तैयार की जिसने लंबे समय तक जंगल की रिकवरी में मदद की। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इस पूरी प्रक्रिया ने इकोसिस्टम को कैसे बदल दिया। शुरुआत में संतरे के छिलकों की मोटी परत ने तेजी से फैलने वाली घास को दबा दिया जो आमतौर पर खराब मिट्टी पर राज करती है। अब जब यह दबाव हट गया तो देसी प्रजातियों को वापस आने और अपनी जगह बनाने का मौका मिल गया। पौधे, कीड़े, पक्षी और छोटे स्तनधारी भी इस फलते फूलते माहौल के ओर खींचने लगे। अब वो जगह सिर्फ एक उदास और वीरान जमीन का टुकड़ा नहीं रहा बल्कि एक पूरी तरह संतुलित इकोसिस्टम बन चुकी थी। कोस्टा रिका का यह केस बिल्कुल साफ दिखाता है कि सही हालात में कचरा भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन ये सवाल भी उठता है, अगर ये इतना आसान लगता है तो दुनिया ऐसे और प्रयास क्यों नहीं कर रही? आखिर हम कचरे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर जंगल उगाने में क्यों नहीं कर रहे? कागज पर तो यह आइडिया बहुत ही शानदार लगता है, लेकिन असली में इसे कामयाब बनाने के लिए बहुत सारी चीजों का सही होना जरूरी है। हर तरह का कचरा एक जैसा असर नहीं देता। कुछ कचरे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व देते हैं, लेकिन कुछ कचरे मिट्टी के पीएच लेवल को इतना बदल सकते हैं कि वो जहरीला हो जाए। इसलिए कचरे का इस्तेमाल करके जमीन को ठीक करने में बहुत ध्यान देना पड़ता है और साथ ही लगातार निगरानी और कई अलग अलग फैक्टर्स का सही होना जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर जगह बर्बाद जमीन को तुरंत ठीक कर दे। अगर गलत फैसला ले लिया तो ये तरीका फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। सच तो यह है कि कचरे पर प्रकृति कैसे रिएक्ट करेगी ये कोई पक्का नहीं कह सकता। अगर आप बहुत ज्यादा साइट्रस कचरा डाल देंगे या बार बार डालेंगे तो मिट्टी बहुत खट्टी हो सकती है। इससे मिट्टी में रहने वाले छोटे जीवों पर असर पड़ेगा और कुछ पौधे सही से नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब मदद करने की जगह ये चीजें कभी कभी और नुकसान भी कर सकती है। इसलिए पर्यावरण एक्सपर्ट हमेशा कहते हैं कि यह तरीका हर जगह काम नहीं करेगा। मगर ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद किसी और ने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की, बल्कि कोस्टा रिका में ही इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट किया
किया गया। संतरे के छिलकों से मिले नतीजों को देखकर कई दूसरे लोगों ने भी ऐसे आसान और कम तकनीक वाले तरीकों से जंगल को फिर से हरा भरा बनाने की कोशिश शुरू की। 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई की एक टीम ने कोस्टा रिका के बंजर और सूखे चरगाह को लिया, उसे बेकार पड़े कॉफी के कचरों की मोटी परत से ढक दिया। ये वही कचरा है जो कॉफी बनाने के बाद बच जाता है और आमतौर पर सड़कर बर्बाद हो जाता है। 2 साल के अंदर ही नतीजे चौंकाने वाले थे। जिस जगह कचरा डाला गया वहाँ पेड़ों और पौधों की आबादी 80% तक बढ़ गई, जबकि बिना कचरे वाले इलाके में यह सिर्फ 20% था। अनचाही अफ्रीकी घास गायब हो गई, मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ गए और देसी पौधे तेजी से बढ़कर 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।